वो अपने मोबाइल पे बहुत वक्त गुजारने लगी थी। हर वक्त कॉल और मैसेजेस करती रहती और साथ ही धीमे धीमे मुस्कुराती रहती थी। इस बात ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि खोज लगा के रहूंगी कि मामला क्या है। उसी रात को मैंने अपनी आपी के साथ सोने का इरादा किया। जब उन्हें कहा कि मैं आपके साथ सोऊंगी तो वो चौंक गईं। उनके चौंकने पर मैंने बहाना किया कि मुझे डर लग रहा है आज, और इतने दिन से पेपर्स में बिजी थी तो आपसे बात नहीं हो पाई। रात को आपसे बातें करूंगी। पहले तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर मेरा इसरार देखकर खामोश हो गई। रात को मैं उनसे बातें करती रही और वो हूं हाँ में जवाब देती रही। साफ लग रहा था कि वो मुझसे बातें नहीं करना चाह रही ताकि मैं सो जाऊं। फिर कुछ देर बाद मैंने सोने का नाटक किया। जब काफी देर गुजर गई तो बाजी ने मुझे बुलाया, मगर मैं सोती बनी रही। मुझे सोता हुआ समझकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मैसेजेस करने लगी। जब सब घर वाले सो गए तो वो मोबाइल उठाकर छत पे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी दबे पैर उनके पीछे चल पड़ी। वो तो जैसे सारे जहान से बेखबर होकर न जाने किसके साथ बातें करने में महव थी। उन्हें मेरी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा तो वो एकदम से बौखला गई और हरासा नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से पलट आई। मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैं उस वक्त सो गई और सुबह उठ के मैंने बाजी से इस बारे में बास पुरस की। पहले उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर आखिरकार उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। मैं उनकी बात सुन के हैरान रह गई। वो तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हैं और अम्मी अब्बू से छुप के ये काम कैसे कर सकती हैं। मैंने बाजी से कहा कि अगर वो आपके साथ मुखलिस हैं तो उन्हें बोलें कि आपके लिए रिश्ता भेजें और आपसे शादी कर लें। लेकिन अगर वो टाल मटोल से काम ले तो समझ जाइएगा कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। मेरी बात सुन के बाजी आपदीदा हो गई और रोते हुए बोली कि उसने रिश्ता भेजा था, लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया क्योंकि वो हमारी बरादरी का नहीं है। मैं सुन के चुप हो गई। बाजी को तसल्ली दी कि अगर वो आपके हक में बेहतर हुआ तो जरूर आपको मिलेगा। उन्हीं दिनों मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया और मैं ये चाहती थी कि सर हसन ही हमें पढ़ाएं। और जब केमिस्ट्री की क्लास में सर हसन को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे मेरी कोई बिछड़ी हुई चीज मुझे मिल गई हो। मैं अपने एहसासात से खुद भी अनजान थी। उन दिनों मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं दिल ही दिल में सर को पसंद करने लगी हूँ। वो भी बाकी लड़कियों की निस्बत मुझे ज्यादा अहमियत देते थे। उनका देखने का अंदाज और दिल में खूब जाने वाली आवाज मेरी जान लेने के लिए काफी थी। मैं उनको इतना पसंद करने लगी थी कि अपने एहसासात से खुद डरने लगी थी। उनकी नजरें भी मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती थी, आंच देती हुई, कुछ बोलती हुई, कोई राज आश्कार करती हुई। मैं जब भी उनकी आंखों में देखती अपना आप उनमें डूबता हुआ महसूस करती। उन्हीं दिनों बाजी के लिए एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया। वो लोग बहुत अमीर और खानदानी रख रखाव वाले थे और बहुत चाहत से बाजी का हाथ मांग रहे थे। मेरे अम्मी अब्बू ने रस्मी तौर पे छानबीन करवाने का वक्त लिया और कुछ दिन बाद बाजी का रिश्ता तय कर दिया। उन दिनों बाजी बहुत खामोश रहने लगी थी। मैं चूंकि उनके दिल की हालत जानती थी इसलिए उनसे हमदर्दी हो रही थी मुझे। दूसरी तरफ सर हसन के बदलते हुए अंदाज भी परेशान कर रहे थे। अब ना तो वो मुझे मुखातिब करते और ना ही मुझे देखते थे। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत तकलीफदा थी। उन्हीं दिनों घर में शादी की तैयारियां होने लगी। क्योंकि बाजी के ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू ने भी उन्हें ज्यादा इंतजार करवाना मुनासिब ना समझा और शादी की तारीख दे दी। मैं अम्मी के साथ शॉपिंग भी करती थी और घर वापस आके घर के काम भी करती थी। बाजी तो जैसे बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, ना बोलती थी और ना ही हंसती थी। बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी वो। मैं उन्हें देख के बहुत परेशान होती थी और साथ उनकी बहुत सी खुशियों के लिए दुआ भी करती थी। आखिर शादी का दिन भी आन पहुंचा और सुबह जब मैं उनको उठाने उनके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक खत था जो अब्बा ने पढ़े बगैर ही फाड़ दिया था। हमारे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया था। अब क्या होगा, ये सवाल अजदे की तरह हमारे सामने तन के खड़ा हो गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। जग हंसाई, बेइज्जती, तमाशा, क्या कुछ ना था जो हमें नजर आ रहा था। आगे क्या किया जाए। अम्मी ने कहा तुम ये शादी कर लो, हम तुम्हें सुबह होते ही ले आएंगे। मैंने हैरान नजरों से उन्हें देखा। मरता क्या ना करता कि मुझदाक मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी। मैं रुखसत होके जेवरात से लथपथ उस शानदार हवेली में आ गई। उनके सब घर वाले भी बाजी के बजाय मुझे देखकर हैरान रह गए। जो भी औरत मुझे देखने आती यही कहती, खुदा ऐसी किस्मत किसी की ना करे। जब शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो सब मुबारक देती हुई चली गई।
मैंने नजर उठाकर देखा तो रूह कांप गई। वो तो कोई और नहीं, सर हसन थे। जहां मैं उन्हें देख के हैरान रह गई, वहीं वो भी मुझे देख के शॉक्ड रह गए। तुम तो मेरी शादी तुमसे हुई है? वो इस कदर खुश लग रहे थे जैसे उन्हें दोनों जहानों की दौलत मिल गई हो। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो दिल ने ख्वाहिश की कि काश तुम मेरी दुल्हन बनो, मगर फिर मैंने अपने दिल को डांट दिया। इतनी कम उम्र और हसीन लड़की मुझे कैसे मिल सकती है? उनकी बातें सुन के मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं कैसे उनकी दुल्हन बनी। मेरी बात सुन के वो भी परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो बाजी को ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं नहीं जानती कि उन्होंने अपने घर वालों से क्या बात की कि उन्होंने मुझसे बाजी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उनके घर वालों में उनके अम्मी अब्बू थे, उनका कोई बहन भाई नहीं था। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने कुछ दिन तक कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था और अब मैं नई पहचान से कॉलेज में जाती थी। मैं इतनी खुश थी कि हर कोई मुझे रश्क से देखता था। मेरे एफएससी के पेपर्स होने वाले थे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, मेरी बहुत हेल्प करते थे। पेपर्स में मुझे खाने पीने का किसी किस्म का कोई होश नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। खुदा खुदा करके मेरे पेपर्स मुकम्मल हुए और मेरे साथ घर वालों ने भी सुख का सांस लिया। उन दिनों मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी। उस दिन मेरा शॉपिंग का इरादा था। अम्मी की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं ड्राइवर के साथ अकेली मार्केट आ गई। मैंने अपनी पसंद की हर वो चीज ली जो कभी सिर्फ देख के छोड़ दिया करती थी। बहुत खुशी खुशी मैं शॉपिंग करके वापस आ रही थी जब रोड पे मुझे शनासा सा चेहरा नजर आया। एक पल को मुझे लगा कि वो बाजी का चेहरा है। मैं अपना शक दूर करने के लिए अपना सामान गाड़ी में रखकर उस औरत की तरफ पलटी। मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कोई और नहीं, मेरी बाजी ही थी। मगर वो जिस हाल में थी वो बहुत तकलीफदेह था। उन्होंने भी मुझे देख लिया था। मुझे देख के उनकी आंखों में आंसू आ गया और वो मुझे देखकर पलट गई। वो शायद मेरा सामना नहीं करना चाहती थी। मैंने भाग के उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें गले से लगा लिया। मेरी हमेशा से निक सिक सी रहने वाली आपी उस वक्त धूल मिट्टी से अटी हुई थी। उनका लिबास फटा हुआ था। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से गाड़ी में बिठाया और घर चलने के लिए राजी किया। वो पूरा रास्ता रोती रही थी और सबका सामना करने से कतरा रही थी। घर आने के बाद मैं उन्हें अपने कमरे में ले गई और उन्हें अपना नया सूट पहनने के लिए दिया। इस दौरान मैं अपनी अम्मी को देख के आई। वो अपने कमरे में सो रही थी। बाजी के लिए मैं चाय लेकर आई और साथ में कुछ रिफ्रेशमेंट भी। उन्होंने इस तरह से खत्म की जैसे कब से भूखी हैं। ये देख के मेरा दिल दुख से भर गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चली गई थी? फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं है। सादिक ने मेरा नंबर इजी लोड वाले से लिया था। उसने जब मुझे देखा तो देखते ही आशिक हो गया था। मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और दिन ब दिन ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदलने लगी थी। रफ्ता रफ्ता मैं उसकी मोहब्बत के जाल में फंसती ही जा रही थी। मुझे उसके अलावा ना कुछ नजर आता था, ना सुझाई देता था। मैं उसकी आंखों से देखती और उसके कानों से सुनती थी। उसकी मोहब्बत का भूत मेरे सर पर चढ़कर नाच रहा था। जब उसके रिश्ते से अम्मी अब्बू ने इनकार किया तो वो मुझे अपने दुश्मन लगने लगे थे और वो मुझे अपने माँ बाप के खिलाफ वरगलाता रहा और मैं उसकी बातों में आके अपने माँ बाप से बगावत कर गई। जब उसकी वजह से मैं ये चार दीवारी पार करके गई और उसे निकाह का बोला तो वो मकरवा हंसी हंसने लगा। कौन सा निकाह, कैसा निकाह? मैंने तो ये सब तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए किया था। उसने मेरी फुफ्फो को बेइज्जत किया था। तुम्हारे बाप की वजह से मेरी फुफ्फो ने खुदकुशी कर ली। अब तुम्हारा बाप भी जीते जी मर जाएगा। मेरे लिए ये इंकशाफ किसी मौत के परवाने से कम नहीं था। जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, आज उसने मुझे रुस्वा कर दिया। मैं जिंदा लाश की मानेंद जमीन पे ढह गई। वो जो मुझे अपनी इज्जत कहता था, अब मुझे बेचने के लिए मेरा सौदा कर रहा था। मैं बहुत मुश्किल से वहां से अपनी इज्जत और जान बचाते हुए वहां से भाग गई और अब तक भाग रही हूँ। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और 2 वक्त रोटी खाती हूँ। मैं जिस घर में काम कर रही थी उसके मालिक ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैं उससे अपनी इज्जत बचाते हुए भागी थी और अब ये सोच रही थी कि कहाँ जाऊं और मुझे तुम मिल गई। उनकी आप बीती सुन के मेरे आंसू ही नहीं थम रहे थे। मैं उन्हें गले से लगाकर फूट फूट के रो दी थी। उन्हें मैंने अपने कमरे में ही रुकने को बोला और शाम को जब अब्बू आए तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। उन्हें मैंने कॉल करके बुलाया था और उन्हें सारी बात बता दी थी। रात को खाना खाने के बाद मैंने अपनी बात अम्मी अब्बू के सामने रखी, सिवाय इस बात के कि बाजी को मैं साथ ले आई हूँ। मेरी बात सुन के वो दोनों आबदीदा हो गए।
अब्बू की हालत ज्यादा काबिल रहम थी। उन्हें अपना गुनाह याद आ रहा था जो उन्होंने एक मासूम के साथ किया था। उन्हें ये बात रुला रही थी कि उनका किया उनकी बेटी के साथ पेश आया है। वो जितना रोते पछताते कम था। उनकी हालत देखने के बाद मैं बाजी को बाहर ले आई। उन्हें देख के अम्मी अब्बू अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाए और उन्हें गले से लगाकर रो पड़े। मेरे अब्बू रोते हुए बार बार यही बात कर रहे थे कि दुनिया मकाफात अमल है। आज जो किसी के साथ करोगे कल को तुम्हें वो भुगतना पड़ेगा।